हाँ, अभी हम लोग 5 मिनट में सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 4 से। जो भी न्यू ज्वाइन कर रहा है प्लीज अपने आप को म्यूट रखो, है ना, अनम्यूट मत करो कोई भी। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ हाँ, बैठा है अभी। अभी बैठा है पढ़ने। एक्चुअली सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो।
हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग बस 2 मिनट में 4:10 से सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। everyone currently if you are state executive member। तो जैसा कि अभी हमने क्रैश कोर्स जो हम करते आ रहे हैं अराउंड लास्ट 5-10 ईयर से करते आ रहे हैं। लास्ट ईयर तक हमने हमेशा क्रैश कोर्स अपना ऑफलाइन मोड में किया था, बट अब जैसे पेंडेमिक आ गया तो फिर हम उस टाइम हमें ऑनलाइन करना पड़ा। तो अराउंड 4 ग्रुप्स के थ्रू हमारे साथ 800 प्लस स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे। हमने यूट्यूब के थ्रू लाइव क्लासेस करी थी, गूगल मीट और यूट्यूब के कॉम्बिनेशन से। और उसके अलावा कोर्स मटेरियल, बच्चों को मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे 250 प्लस स्टूडेंट्स हमसे न्यू एडमिशन होकर जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि हम आपको ओरिएंटेशन करें, और फिर बीच में हमारे एग्जाम्स आ गए हैं, इसलिए हमने थोड़ा इसको डिले कर दिया था। तो इसी विश को पूरा करते हुए एक बार फिर से आप सबसे को कनेक्ट हो जाए। हाँ, ये एक इनफॉर्मल सेशन है। मेनली देखो, हम सब आपके सीनियर्स हैं, कोई टीचर नहीं है, कोई ये फॉर्मल नहीं है, ऐसे इनफॉर्मली, और सारा वो सब देने के लिए कोई इनपुट सारे टॉपिक्स पे, तो इसलिए आज ओरिएंटेशन रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले जो ओरिएंटेशन का फर्स्ट पार्ट है, थोड़ा सा हम इसमें एबीवीपी को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके लिए हमारे आज के चीफ स्पीकर हैं जो सिद्धार्थ यादव भैया हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और सिद्धार्थ भैया ने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। उसके बाद इन्होंने अपनी एलएलबी कैंपस लॉ सेंटर से कंप्लीट की है, और इसी ईयर इन्होंने एलएलएम का एग्जाम क्वालिफाई करके फैकल्टी ऑफ लॉ एलएलएम में एडमिशन लिया है। और पहले एबीवीपी में इन्होंने एसआरसीसी में यूनिट प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारा एक होता है कन्वीनर, और इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा चुके हैं। और अभी वर्तमान में सिद्धार्थ भैया एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली के स्टेट सेक्रेटरी। तो आज सिद्धार्थ भैया हमारे बीच में कि एबीवीपी क्या है और ये कैसे वर्क करता है, कि व्हाट इज एबीवीपी एंड हाउ इट्स वर्क्स, इस पे कि वो आए और अपने इनपुट्स रखें। Yes, am I audible to everybody? हाँ भैया, आप ऑडिबल सभी ठीक है जी। कुछ यू लोगों आर का ऑडिबल भैया। जी कुछ लोगों का कमेंट्स में आ रहा था शायद कि आवाज कम आ पा रही है, तो शैलेंद्र से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि पहले अभी आप ही बोल रहे थे, तो थोड़ा सा वॉल्यूम हम बढ़ा के बोलेंगे तो सब लोगों को फिर ठीक से आवाज आ पाएगी।
मैं कोशिश करता हूँ तेज बोलूं अभी भी कमेंट्स में, क्योंकि थोड़ा सा सबको इंक्रीज वॉल्यूम और ऐसा एक सजेशन आ रहा है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो सभी को नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम। आज फैकल्टी ऑफ लॉ के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप लोग सब आए हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफलाइन कोविड को देखते हुए अभी कैंपसेस नहीं खुल पाए हैं, आप लोग सब कैंपसेस में नहीं मौजूद हैं। बट ऑनलाइन भी फैकल्टी ऑफ लॉ जो पूरी यूनिट है हमारे तीनों सेंटर्स की, उन्होंने ऑर्गेनाइज करके आप सबको इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ बुलाया, और शायद जो आपके मन की क्वेरीज हैं या फिर हमें कनेक्टेड रहे, या जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है हमारे कॉलेज का, कॉलेज आने का कुछ तो जो हमें अनुभव होना चाहिए, वो आज आपको इस सेशन में देने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम फॉर दिस टुडेज इवेंट एज वेल। आज का अपना इवेंट, जैसा अभी शैलेंद्र ने बताया भी, कि ये इनफॉर्मल एक सेशन है, इनफॉर्मल इवेंट ये रहेगा। और मुझे बोला गया था कि मैं एबीवीपी के बारे में आप सबके सामने कुछ रखूं, बट जितना मैं समझता हूं वो ये है कि एबीवीपी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और आज ज्यादातर लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, मुझे जो बताया गया वो एबीवीपी के क्रैश कोर्स में आप लोग जुड़े हुए थे पहले से। आप लोगों ने एबीवीपी की क्लासेस अटेंड करी, नोट्स लिया, सीनियर्स का गाइडेंस लिया, मॉक टेस्ट लिया, लंबे टाइम तक आप लोग कनेक्टेड रहे, और उसके बाद उसने आपको बेनिफिट किया, फायदा पहुंचाया, और आपका फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन हुआ, और तब यहाँ पर आए हैं। तो जो आप एक इतने सुंदर अनुभव से खुद फैकल्टी ऑफ लॉ में आ पाए हैं, तो एबीवीपी का परिचय तो आप लोग को ऑलरेडी हो ही चुका है। तो बहुत बड़ा परिचय मेरे को देने की आवश्यकता नहीं है, और आप सब ने खुद अनुभव किया है एबीवीपी के साथ अपना एक एक्सपीरियंस लॉ फैकल्टी तक आते हुए, और ये एक्सपीरियंस आगे रहे। और जिस प्रकार से सामान्य स्टूडेंट्स जो देश के चारों कोनों से आते हैं, वो कैसे एक प्लेटफॉर्म पर आकर के 800 स्टूडेंट्स के लिए एक साथ बैठते हैं, क्लासेस ऑर्गेनाइज कराते हैं। कोविड हो गया, ऑफलाइन नहीं करा सकते, ऑनलाइन उन्होंने क्लासेस अटेंड कराई, शेड्यूल बनाया, टीचर्स को बुलाया, नोट्स अरेंज करे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, आप लोगों को भेजा, सिर्फ इसलिए कि किसी की मदद हो सके। कोई ऐसा स्टूडेंट जो शायद इस समय में जिसको कुछ गाइडेंस की हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, उसकी मदद हो सके और उसको ये एक अवसर मिल सके, उसके लिए आप लोग के लिए इतना प्रयास किया। तो ये जो एक अनुभव आप लोग को आया है, ऐसा ही अनुभव आप औरों को भी दें, मेरी तो अपेक्षा यही रहेगी। रही बात एबीवीपी की, तो एबीवीपी आप सब जानते हैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में रजिस्टर हुई थी, और दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे देश भर में 33 लाख से ऊपर सदस्य हैं, और एक बहुत बड़ा परिवार है जो देश भर में स्टूडेंट राइट्स के लिए, स्टूडेंट्स की बातों को आगे रखने के लिए, सही को सही, गलत को गलत कहने के लिए ऐसी एक स्टूडेंट बॉडी को तैयार करता है, स्टूडेंट फोर्स को तैयार करता है, जो नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ देश भर में काम कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी बहुत एक्टिव है, हमने बहुत से काम दिल्ली यूनिवर्सिटी में करे। पिछले मतलब 70 सालों का जो एक लंबा सफर है, उसमें तो बहुत से काम, बहुत से लोग एबीवीपी से निकलकर देश के अलग अलग आयामों में काम कर रहे हैं। पर पिछले कुछ 5-6 सालों का याद करें तो बहुत बड़े बड़े काम, चाहे वो 24x7 लाइब्रेरी हो, प्रिंटेड मार्कशीट्स हो, या फिर डीयू में यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस की लड़ाई लड़ने की बात हो, निर्भया के साथ खड़े होने की बात हो, ऐसे अनेकानेक चीजें करी हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में भी एबीवीपी का एक बहुत बड़ा एक्टिविज्म रहा है, और उस एक्टिविज्म का कारण ये भी है कि फैकल्टी ऑफ लॉ अपने आप में एक बहुत अनोखी जगह है। हम सब अलग अलग जगहों से ग्रेजुएशन करके, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को गेन करके, देश के अलग अलग हिस्सों से निकल करके, और एक जगह पर आते हैं, देश के दिल में आते हैं, उस फैकल्टी ऑफ लॉ में आते हैं। जिस फैकल्टी ऑफ लॉ ने अभी पिछले साल जो हमारी टैली थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के फैकल्टी ऑफ लॉ के थे, सिटिंग जजेस। कितने लोग पुराने थे, कितने लोग आगे आएंगे, वो अलग है। ये फैकल्टी ऑफ लॉ की ताकत है, ये हमारी खूबसूरती है। कहा जाता है, एक हाईकोर्ट की जजमेंट में भी कहा गया था कि 80% ऑफ द बार in Delhi and 50% of the bench in Delhi belongs to faculty of law। और ये एक जज ने इसको कोट करते हुए बोला था कि आपकी इतनी ताकत है, आपसे तो कोई क्या बोलेगा। तो ऐसी जब जगह पर हम आते हैं जहां पर लगभग दिल्ली में 80% एडवोकेट्स लॉ फैकल्टी से निकल करके आए हैं, और 50% जजेस जो बेंच पे बैठ रहे हैं वो भी फैकल्टी ऑफ लॉ से निकले हुए हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे इसके निकल के आती है कि हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें कि एक इतनी बड़ी स्टूडेंट फोर्स, एक इतने यंग ब्रिलियंट माइंड्स, यंग लीगल माइंड्स जहां पर आ रहे हैं, तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ
और ऐसा क्या अनुभव करें कि आगे वो जहां पर भी जाएं, क्योंकि वो जरूर बहुत आगे जाएंगे, तो आगे वो जहां पर भी जाएं वो देश के बारे में सोचें, अच्छे अच्छे तरीके से सोचें, और हमारा सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसके बारे में सोचें, और उसको लेकर के एबीवीपी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ में बड़े नंबर में स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है और पढ़ते सब लोग हैं, पहले पढ़कर आए हैं। एक उसके अलावा उनको क्या एक्सपीरियंस मिल सकता है, एक टर्निंग एज एक्सपीरियंस क्या मिल सकता है, एक थोड़ा हट करके एक्सपीरियंस क्या मिल सकता है, वो एबीवीपी के वॉलंटियर्स प्रयास करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को मैं खुद मैं सीएलसी से पास आउट हूँ, और मैंने बहुत से लोगों को देखा, मतलब मेरे साथ के एक्टिविस्ट जो जब एडमिशन हुआ था तो सामान्य स्टूडेंट्स कहीं से पढ़कर, कोई बीकॉम पढ़ के आया था, कोई हिस्ट्री पढ़ के आया था, कोई इंग्लिश पढ़ के आया था, कोई इंजीनियरिंग करके आया था, कोई कहीं जॉब करके आया था, कोई 29 साल का भी था मेरी क्लास में, कोई 60 इयर्स का भी था, कोई 22 का भी था। तो ऐसा एक मिक्स्ड बैच आया, और उसमें से बहुत से लोग एबीवीपी में जुड़े, और जब वो बाहर निकल के गए तो वो मिक्स्ड बैच एक लाइक माइंडेड, नेशन फर्स्ट सोचने वाली, एक अच्छी सोच के निकलने वाले, और उन्होंने बोला कि एबीवीपी का जो हमारा एक्सपीरियंस था, शायद ये एक्सपीरियंस हमें कभी नहीं मिलेगा, हमने स्टूडेंट लाइफ में एक्सपीरियंस ले लिया, हमारे लिए सबसे बड़ा अनुभव है। और उसी को मैं बोलता हूँ कि मैं भी उसका एक लकी रेसिपिएंट हूँ कि वो अनुभव मुझे भी मिलता है, और हम निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में भी एबीवीपी के एक्टिविज्म के नाते, चाहे वो लाइब्रेरीज की स्थिति को अच्छा करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी हो, इलीगल डिटेंशन, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को लेकर के बात करनी हो, या फिर केस मटेरियल टाइम पर मिल जाए, और आपकी छोटी सी छोटी चीजें, आपके क्लासेस के शेड्यूल से लेकर के आपका ठीक टाइम टेबल हो, उस तक को लेकर के एबीवीपी काम कर रही है। अभी भी एडमिशन्स हो रहे हैं, बहुत लोगों के एडमिशन्स में प्रॉब्लम्स हुई, उनके एडमिशन्स के प्रॉब्लम्स को लेकर के भी हमारे एक्टिविस्ट जो हैं वो हर जगह स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं। हम लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कर रहे हैं, और उन बातचीत में हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो चीजें वहां पर सिक्योर हो सके। और आज हम सब ओरिएंटेशन में मिले हैं, तो ये आपके माध्यम से भी मैं उन सब स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जिनका भी लास्ट लिस्ट में एडमिशन हुआ, पहले हुआ, कुछ भी एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम है, ग्रीवेंस है, वो भी चिंता नहीं करें। एबीवीपी के सभी एक्टिविस्ट रेगुलर टच में एडमिनिस्ट्रेशन से, और हम इसमें बातचीत कर रहे हैं। इस बार डीयू के जितने एडमिशन्स हुए ऑनलाइन हुए, और ऑनलाइन में बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से क्या, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आ पाए। बहुत छोटा नंबर था जो स्टूडेंट्स एक्चुअली फिजिकली आ रहे थे। उनको अटेंड करने के लिए यूनिवर्सिटी ने तो अपने दरवाजे बंद कर रखे थे, पर वो एबीवीपी थी जिसने अकेली, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना ऑफलाइन हेल्प डेस्क लगाया, हमने अपनी बायलिंगुअल हेल्पलाइन नंबर्स चलाए, हमने एक अपना व्हाट्सएप नंबर, एक कॉलिंग नंबर, कॉलेज वाइज हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी, जो संभव प्रयास हो सकता था हमने स्टूडेंट्स को अपना वो पहुंचाया। उसी का एक परिणाम था कि बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम में फंसे थे, उनकी बहुत सी रिक्वेस्ट हमारे पास आई। लगभग 11 से ऊपर डेलीगेशंस हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस पूरे एडमिशन के प्रोसीजर में दी। ये कोविड के चलते हुए दी, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का एक्टिविस्ट, ये कोविड है ठीक है, पर छात्र हित सर्वोपरि है, और स्टूडेंट राइट्स सबसे आगे है, वो इसी भाव को लेकर के आगे चलता है। और लगभग 6 प्रोटेस्ट हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में करे। लगभग 10 से ऊपर बदलाव वो भी एबीवीपी के एक्टिविस्ट के कारण से ही इसमें आ पाए। और ये एक बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आज अगर लाखों स्टूडेंट्स को इसमें फायदा मिल पाया है, तो उसका कारण यही है कि एबीवीपी के एक्टिविस्ट, वो एक्टिविस्ट जो मैंने आपको बताया, आपके जैसे स्टूडेंट्स जो आज इस मीटिंग में 180 के लगभग स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं से आए हैं, मन हो रहा है शायद कोई एबीवीपी ज्वाइन करेगा, कोई कुछ और ज्वाइन करेगा, पर मन में वो एक बात है कि हमें काम करना है स्टूडेंट राइट्स के लिए। ऐसे ही स्टूडेंट्स ने आकर उनके लिए प्रयास किया। अभी एबीवीपी ने करेंटली भी दिल्ली में फैकल्टी ऑफ लॉ में एक प्रोजेक्ट उत्थान को लॉन्च किया है। आप में से बहुत लोग उसके लॉन्चिंग प्रोग्राम में भी मौजूद होंगे। और प्रोजेक्ट उत्थान देश का सबसे बड़ा सोशियो लीगल इंटर्नशिप है। बहुत लोग हमें बोला करते थे, फैकल्टी ऑफ लॉ में आ गए, इंटर्नशिप नहीं लग रही भैया, कहाँ जाएंगे आगे, इतना सब बताते हो आप, इंटर्नशिप नहीं, इंटर्नशिप नहीं। एबीवीपी ने हर साल इंटर्नशिप लगवाई। हम पिछले 2 साल से इंटर्नशिप्स लगवा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमने फॉर्म्स आउट किया। हमने बोला जिसको कोई इंटर्नशिप नहीं देगा उसको हम इंटर्नशिप देंगे, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लीगल उसको हम देंगे, जो बोल रहा है कि मैंने क्लास में भी कुछ नहीं सुना उसको भी हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस कोर्ट में खड़ा करके दिलवाएंगे। और ऐसे बहुत से लॉयर्स के साथ हमने उसको खड़ा करके लोगों को इंटर्नशिप दिलवाने का काम किया। पर स्टूडेंट नंबर बहुत बड़ा है,
और उस स्टूडेंट नंबर को बड़ा करने के लिए सीवी पे और बहुत चीजें चाहिए होती है। और आज उस स्टूडेंट नंबर को केटर करते हुए और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस को पकड़ते हुए प्रोजेक्ट उत्थान को लॉन्च किया, जो अभी हम कोलैबोरेशन उसकी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के डूसू लीगल सेल के साथ कोलैबोरेट करके और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ हमारी कोलैबोरेशन अभी इन प्रोसेस है। एक देश का सबसे बड़ा सोशियो लीगल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए एबीवीपी के एक्टिविस्ट ऐसे प्रोजेक्ट उत्थान के नाम से लेकर के आ रहे हैं। और इसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो होगी, इसमें इंटर्न्स जो होंगे, उनके सबके लिए एक बहुत बड़ा अनुभव इसमें होने वाला है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। फैकल्टी ऑफ लॉ एक अपॉर्चुनिटीज का अड्डा है। जब कैंपसेस खुलेंगे, आप लोग आओगे तो बहुत चीजें अनुभव कर पाओगे, पर ये एक अलग दुनिया है अपने आप में। यहाँ पर आपको हर टाइप का व्यक्ति मिल सकता है। आपको ऐसा भी मिल सकता है जो साथ में जुडिशरी को परस्यू कर रहा हो, ऐसा भी मिल सकता है जो यूपीएससी कर रहा हो, ऐसा भी मिल सकता है जो आपके साथ लॉ की क्लासेस लगा रहा हो, कोई टॉप लीगल माइंड मिल सकता है, और कोई ये भी कह सकता है कि मेरा तो गलती से ही एडमिशन हो गया, मैं कहाँ आ गया, मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं लॉ करूंगा। ये एक अनोखी अद्भुत जगह है। इसको जब भी आपका एडमिशन, आप अभी एडमिशन हो गया है, आप सबको उसके लिए बधाई है। क्लासेस भी उम्मीद है जल्दी खुलेंगी, नहीं तो ऑनलाइन है ही। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों से जुड़े रहिए। आप अपनी इस कॉलेज लाइफ को, अपनी इस लॉ की लाइफ को भरपूर जीने का प्रयास करना। और इसमें आप कितनी चीजें कर सकते हो और कितने एक्सपीरियंसेस को गेन कर सकते हो, ये आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। फैकल्टी ऑफ लॉ में हर जगह अपॉर्चुनिटीज बिखरी हुई है। इट्स जस्ट अप टू यू कि आप उनको कितनों को ग्रैब कर सकते हो, और जितनों को आप ग्रैब करोगे उतना ही आपका अनुभव सुनहरा होता जाएगा। हाँ, नई जगह है, नई फील्ड है, सबके लिए नई है, तो गाइडेंस भी बहुत जरूरी होती है। कई बार एग्जाम्स का प्रेशर होगा, कई बार स्ट्रेस होगा, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। क्लास में टीचर बोल रही है कि दुक्की को मत पढ़ो, बाहर निकल के जा रहे हैं सब सीनियर्स बोल रहे हैं दुक्की दुनिया है, तो समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। अब दुक्की को पढ़े नहीं पढ़े, बाहर भैया भी दुक्की बेच रहे हैं, टीचर बोल रही है दुक्की से पढ़ने वाले को पक्का फेल करूंगी, और फर्स्ट सेमेस्टर होगा और शायद जो टॉपर होगा वो भी बोलेगा मैंने दुक्की से पढ़ाई करी थी। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये तो सब लोगों ने मेरे साथ मजाक कर दिया। उसके लिए सीनियर से जुड़े रहना और सीनियर से बातचीत जरूर करते रहना, उनसे पूछते रहना, टाइम टू टाइम गाइडेंस लेते रहना, क्या ठीक है क्या नहीं है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए कभी किसी चीज को लेकर के, तो सब सीनियर्स वैसे हेल्पफुल होते हैं, पर जिसे ग्रुप के लिए मैं गारंटी दे सकता हूं, तो एबीवीपी के किसी सीनियर के पास अगर आप जाओगे, अपने किसी हमारे एक्टिविस्ट के पास जाओगे, तो वहां तो आपको जरूर कभी निराशा नहीं मिलेगी और आपको भरपूर मदद मिलेगी, इस बात की जरूर गारंटी है। और मदद मांगने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, प्रॉब्लम को आगे रखने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सब कुछ जो हो सके उसको करना है, ठीक गाइडेंस के साथ करना है, ठीक तैयारी के साथ करना है। एग्जाम्स भी हमारे यहाँ थोड़े स्ट्रेसफुल है अभी, अब पूरे सेशन में आप लोगों को बताएंगे भी। ये दुक्की केस मैट, जो शायद मैं कुछ टर्म्स बोल रहा हूँ कुछ लोगों को नहीं पता होंगी, वो भी आगे आज के ओरिएंटेशन में बताएंगे भी। बट यहाँ पर ये भी है, एग्जाम्स टफ होंगे और मार्क्स भी बड़े मुश्किल आएंगे। मतलब जो लोग, जिनको आदत पड़ गई होगी शायद 80%, 70%, 90% अपने स्कोर कार्ड में देखने की, वो पूरे लॉ निकल जाएगी उनकी, पर उनको ये कभी 7 वाली फिगर नहीं दिख पाएगी। 8 और 9 तो आप भूल ही जाइए। और जो लोग 60s में होंगे वो दुआ कर रहे होंगे भगवान को कि पता नहीं पिछले जन्म में कितना अच्छा काम किया कि हम 60s में आ गए हैं। तो इसीलिए ये एक अलग जगह है। यहाँ 45 से लेकर 65 के बीच में पूरा बैच निपट जाता है। 45 से नीचे फेल है, 65 के ऊपर ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग घूर घूर के देखते हैं कि पता नहीं ये कौन आ गया, ये तो हमारे बीच का ही नहीं है। और ज्यादातर लोग 50s में ही है, सब लोग 50s में है, आपस में सब लोग देख रहे हैं तेरे कितने बने मेरे कितने बने, एक आध परसेंट में पूरी क्लास निपट गई है। तो ये वो जगह है और इसी का अनुभव हम सबको लेना है। आप एबीवीपी से जुड़िए, आइए, एक्सपीरियंस लीजिए। आपकी मदद एबीवीपी ने इस क्रैश कोर्स में करी। हमने लॉ का क्रैश कोर्स ही अलग चलाया, हमने 14 और कोर्सेज के लिए डीयू में, एमए में क्रैश कोर्स चलाए। सब क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट थे। पूरी मेहनत हमारे एक्टिविस्ट ने सिर्फ उनके लिए करी कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आप आगे आइए, आप भी एबीवीपी से जुड़ो और लोगों की मदद करो, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती है, कड़ी से कड़ी आगे बढ़ती है। और देश का विचार अगर हम लेके आगे चलेंगे तो ही बेहतर हो पाएगा। और एक बात तो बिल्कुल तय है, कभी ट्यूबलाइट और दिए में फर्क होता है। एक ट्यूबलाइट दूसरे ट्यूबलाइट को नहीं जला सकती, एक दिया दूसरे दिए को जला सकता है। इसीलिए आप दिया बनिए और आगे निकल कर आइए, एबीवीपी के एक्टिविस्ट बनिए। पढ़ाई के साथ साथ देश के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं उसको जानिए। बाकी आप सबका स्वागत है फैकल्टी ऑफ लॉ में।
धीरे धीरे आपको सबको अनुभव मिल जाएंगे। अभी सेंटर्स अलॉट होंगे, उसके बाद आपके वेलकम फ्रेशर्स का भी मेरे को लग रहा है प्लान सब लोगों ने किया है, तो वो भी होगा। कैंपसेस खुलेंगे तो आपका फिजिकल स्वागत भी करेंगे। बट ये आपका पूरा अनुभव अच्छा हो और ये इस अच्छे एक्सपीरियंस में आप लोग आगे बढ़े, ये ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सिद्धार्थ भैया, आपने इतने सारे पॉइंट्स रखे और जो आपने फर्स्ट सेम का एक्सपीरियंस शेयर करा उससे तो मतलब बिल्कुल फील हुआ कि जैसे कल ही हमने फेस किया हो, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल था। तो भैया ने काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए कि वही हम लोग कैसे वर्किंग करते हैं और मेनली भैया कि कड़ी से कड़ी जुड़ती रहे हम लोग। अब कल को मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं कल पास आउट जाऊंगा तब भी सेकंड ईयर वाले लोग हैं, फिर तुम लोग आके उसी चेन को आगे बढ़ाओगे, तुम लोग मिलके फिर नेक्स्ट बैच जो होगा हमारा क्रैश कोर्स का उसको पढ़ाओगे, उनकी हेल्प करोगे, और सेम ये फिर ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, कारवां बढ़ता रहेगा। तो अब आगे कुछ हमारे बीच में जो सीनियर्स हैं उनका इंट्रो देना चाहूँगा। हमारे बीच में भारत भैया हैं। भारत भैया ने अपनी ग्रेजुएशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज से कंप्लीट की है। ये मॉडल टाउन दिल्ली के ही रहने वाले हैं और इसी साल इन्होंने अपनी CLC से LLB कंप्लीट की है। भारत भैया का बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने पहले ही CLC यूनिट में प्रेसिडेंट, नॉर्थ कैंपस को कन्वीनर और अभी करेंटली दिल्ली ABVP के मीडिया को कन्वीनर का पोस्ट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हैं। उसके बाद हमारे बीच में अभी आशीष जी हैं, तो अभी फिलहाल CLC थर्ड ईयर में हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BSc बायोलॉजी से की है और ये गाजीपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये CLC थर्ड ईयर के हैं और एजुकेशन हेड हैं हमारे लॉ फैकल्टी। आशीष जी आपका भी वेलकम है। उसके बाद हमारे बीच में अंशुमन जी हैं। अंशुमन जी LC2 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से BCom में की है और वर्तमान में ये लॉ फैकल्टी इवेंट्स के कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये मूलतः खगड़िया बिहार के रहने वाले हैं। उसके बाद हमारे बीच में आकाश शुक्ला जी हैं। ये थर्ड ईयर LC1 के स्टूडेंट हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BSc रामजस कॉलेज से की है। ये मूलतः बांदा चित्रकूट के रहने वाले हैं और यह भी LC1 स्टूडेंट यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर हैं। इसके बाद अब आगे के सेशन के लिए मैं अपने को होस्ट मयूरेश को इनवाइट करूंगा। मयूरेश LC1 सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और अभी करेंटली LC1 का वाइस प्रेसिडेंट भी है ABVP यूनिट का। मयूरेश आप कंटिन्यू करो। थैंक यू भैया। शैलेंद्र प्रताप सिंह BSc रामजस से ग्रेजुएट हैं और लॉ सेंटर 1 के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और ABVP के लॉ फैकल्टी के इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं। मैं इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल और सोसाइटीज की जानकारी के लिए अपने बीच स्नेहा जी को बुलाना चाहूँगा। स्नेहा जी LC1 स्टूडेंट हैं और वो अब सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। स्नेहा जी। Hello guys. Today I'm going to cover 3 topics. That is history of faculty of law and its composition. Second is various societies functioning in faculty of law. And third is career option after LLB. So let's start with the first topic, that is history of faculty of law. हमारे लॉ डिपार्टमेंट की शुरुआत 1924 में हुई थी। LLB प्रोग्राम के अलावा लॉ डिपार्टमेंट में LLM and PhD भी है। And as you all know that there are 3 centers, that is CLC, LC1 and LC2. CLC 1970 में बना था and LC2 1971 में बना था and campus law center is 1975. एंड ये तीनों सेंटर्स की क्लासेस 2 बिल्डिंग में चलती हैं। फर्स्ट इज ओल्ड बिल्डिंग एंड सेकंड इज न्यू बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग में CLC क्लासेस चलती हैं 8:30 से 3:30 टाइमिंग है इसकी। एंड न्यू बिल्डिंग दैट इज उमंग भवन, इसमें हमारी LC1 और LC2 की क्लासेस चलती हैं। LC1 की टाइमिंग है 2 से 7 और LC2 की टाइमिंग है 8 से 2, जस्ट लाइक CLC। And now I'm going to tell you about the second topic, that is various societies functioning in faculty of law. So हमारे तीनों centers में almost same ही societies हैं. So I'm gonna tell you some common societies which all the 3 centers have. These are MUTCO Society, Seminar Committee, Legal Service Society, General Committee, Union Society,
and student grievance committee, gender sensitization committee, report writing and web page committee, internship and placement committee, sports committee, equal opportunity cell, Northeast Students Welfare Committee, and NSS committee, and डिबेट एंड डिस्कशन सोसाइटी। इनमें से कुछ मेन सोसाइटीज हैं, मैं आपको उनका ब्रीफ दे देती हूँ। दैट इज मूडको सोसाइटी। इफ वी टॉक अबाउट मूडको सोसाइटी, देन म्यूटिंग हेल्प्स in the overall development of an individual as a good and proficient lawyer, and participating in moot court competition regularly makes a student familiar with the proceeding that takes place generally in real courtrooms. So आप MCS में जरूर पार्टिसिपेट करना, और ये हमारे जो सेंटर्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल मूड्स कोर्ट कॉम्पिटिशन भी कराते हैं। एंड LSS की बात करें तो ये हमें फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप कमिटी जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं, एंड थर्ड ईयर वालों को प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। And debate and discussion, you all know about debate and discussion. Speaking skills are must for lawyers, so this society is best to polish your speaking skills. That's it. And let's start with the last topic, with my last topic actually, that is career option after LLB. So आपको पता है कि बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं LLB के बाद, लाइक लिटिगेशन, लॉ फर्म्स में जॉब कर सकते हैं आप, नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब कर सकते हैं, जुडिशरी तो आप सबको पता है, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, लीगल एडवाइजर आप लोगों को पता ही होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, प्राइवेट प्रोसिक्यूटर इज एन एडवोकेट हु रिप्रेजेंट द स्टेट इन एनी क्रिमिनल मैटर। लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सैलरी वो फिक्स होती है मंथली बेसिस पे। टीचर एंड लेक्चरर आप चूज कर सकते हो, सिविल सर्विसेज, IAS एंड PCS एंड IFS, एंड जज एडवोकेट जनरल। अगर आपको नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, सो मैं बता दूं व्हाट इज जज एडवोकेट जनरल। If you are interested in defense and wanted to join the armed force but ended up choosing law, then the doors are still open. Okay, advocate general is a post in Indian Army held by major who is legal and judicial chief of army. So आप अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो एज अ जज आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट इज लीगल जर्नलिज्म। Unlike journalism, legal journalism focuses on issues around the world related to the law. So, to become a legal journalist, no separate qualification is required, but a law degree and a company willing to hire you are sufficient. So, that's all. I hope आपको पसंद आया हो. And Mayuresh, you can continue. थैंक यू स्नेहा। अब मैं अनुराधा जी को आपके बीच बुलाना चाहूंगा। अनुराधा जी CLC की सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। अनुराधा जी। हेलो गाइस, अब हम कवर करेंगे दो टॉपिक्स, हॉस्टल फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग अराउंड द कैंपस। सबसे पहले हम हॉस्टल की बात करेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी लॉ फैकल्टी में अपने हॉस्टल्स नहीं है। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें कुछ सीट्स हमारी लॉ फैकल्टी के लिए रिजर्व हैं। हमारी लॉ फैकल्टी के लिए अराउंड 100 सीट्स रिजर्व हैं। देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में अराउंड 2800 बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन सीट सिर्फ 100 हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये काफी टफ हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो होता है मेरिट बेसिस पे। मेरिट बेसिस पे ही आपको हॉस्टल्स में एडमिशन मिलेंगे, लेकिन बाकी बच्चों के रहने के लिए आसपास बहुत सारी जगहें हैं, जैसे कमला नगर, GTB नगर, रूपनगर, शक्ति नगर। वहां पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ PG शेयरिंग में या फ्लैट शेयरिंग में रह सकते हैं। और अगर बात करें हम हॉस्टल में एडमिशन की, उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। अलग अलग वेबसाइट्स पे फॉर्म आते हैं, और उस वेबसाइट पे फॉर्म आएंगे, फिल करेंगे, देन एडमिशन उसमें होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। अगर हम और बातें करें बस क्या है, तो सबसे पहली फैसिलिटी है हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर है WUS हेल्थ सेंटर, जो LC1 के बिल्कुल ही साइड में है। वहां पे आप कंसल्टेंसी के लिए जा सकते हैं, आपको वहां पे मेडिकल सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल है, एक हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंडोर स्टेडियम है, जिसकी मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप फॉर्म होता है। उसकी अगर आप फीस जानना चाहें
तो वो 250 अराउंड होती है पर मंथ के हिसाब से। उसमें आप जिम भी कर सकते हैं, टेबल टेनिस कर सकते हैं, बैडमिंटन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली रेजिडेंस हैं तो ट्रैवलिंग के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा विश्वविद्यालय। और अगर आप बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो बस पास एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जिसके लिए आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से जाके बस बनवाना पड़ेगा, जिसका आपका फीस है 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपका बस पास बन जाता है। अगर हम और फैसिलिटीज की बात करें तो हम स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोटोकॉपी। हमें बहुत सारे नोट्स फोटोकॉपी कराने पड़ते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी जगह है हमारे कैंपस के पास पटेल चेस लेन। पटेल चेस लेन में बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप जाकर अपनी नोट्स फोटोकॉपी करवा सकते हैं। और हम बात करें ईटरी पॉइंट्स की तो देयर आर मेनी ईटरी पॉइंट। बहुत सारे कैफे हैं हडसन लेन में जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। पंडित कैंटीन है। और इफ यू आर फॉन्ड ऑफ साउथ इंडियन देन यू कैन गो टू अन्नास कैंटीन। वहां पे आपको बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलेगा। बहुत सारे ईटरी पॉइंट्स है। अगर आपको शॉपिंग के लिए जाना है देन कमला नगर मार्केट इज वेरी नियर बाय, वहां पे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। एंड मजनू का टीला, वहां पे भी बहुत अच्छी मार्केट है। बहुत सारी जगह है दिल्ली में। अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं दिल्ली में then you can visit many markets nearby the campus, and that's all about the anything around the campus. Thank you. थैंक यू अनुराधा। मैं आपके बीच अभी शिवम जी को बुलाना चाहूंगा। शिवम जी सीएलसी के सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। ये आपको बुक्स और स्टडी मटेरियल के बारे में बताएंगे। शिवम जी। Hello everyone, I am Shivam Srivastava. मैं 4 टॉपिक कवर करूंगा। फर्स्ट है बुक्स, स्टडी मटेरियल, केसमेट एंड बुकीज। एंड सेकेंड थिंग जो प्रेसिडेंट बेस्ड स्टडी मेथड एंड प्रोजेक्ट उत्थान, जो कि अभी जो है आज बताया है इसके पहले सिद्धार्थ जी ने, और लीगल मैगजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉक्स अबाउट अ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट, एवरी लेजिस्लेशन हैज ए बेयर एक्ट। अब आप जो है लॉ फैकल्टी में आएंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे लॉ की, तो आपने जो है एंट्रेंस के टाइम में भी बेयर एक्ट जो है पढ़े होंगे। तो बेयर एक्ट मेनली क्या होता है, बेयर एक्ट हमें क्यों पढ़ना है, बेयर एक्ट में होती क्या चीजें हैं। मेनली मैं आपको बताऊं 2 चीजें होती है। बेयर एक्ट इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लॉ की स्पेसिफिक लैंग्वेज है, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है लॉ की, वो आपको सीखने को मिलती है बेयर एक्ट से। और एग्जाम्पल बात करते हैं कि अगर आप कोई सेक्शन पढ़ते हैं जो है, तो वो आपको देखने को मिलता है कि बेयर एक्ट में कि सेक्शन में है क्या। तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे बड़े से बड़े लॉयर्स के हाथ में जब वो कोर्ट रूम में होते हैं तो उनके हाथ में एक बेयर एक्ट होती है। तो बेयर एक्ट रीडिंग की हैबिट आपको अभी से होनी चाहिए। ये तो हो गई हमारी बेयर एक्ट की चीज है। अब सेकेंड थिंग आते हैं कि केसमेट। बेयर एक्ट तो आप जानते होंगे, आपको एक नई चीज सुनने को मिल रही होगी फैकल्टी ऑफ लॉ में केसमेट की। मैं आपको केसमेट के बारे में बताऊं कि केसमेट दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग इज लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि बस सिर्फ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। तो आपको केसमेट जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। और सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास जो है फर्स्ट सेम में 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ने के लिए मैं सब्जेक्ट्स बता दूं, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट, इंडियन पीनल कोड एंड फैमिली लॉ। तो 5 सब्जेक्ट्स के, और पर्टिकुलर आप तो आपको ये केसमेट मिलेगा। और केसमेट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आपको जो है जजमेंट, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, क्योंकि आपने एक सेक्शन रीड कर लिया और सेक्शन आपने रीड कर उसको अप्लाई कैसे करेंगे ये बताता है हमें केस। और केस आप कहाँ से पढ़ेंगे, और वेरी डिफिकल्ट होता है कि हमें अगर केस खुद से जो है फाइंड करके पढ़ना हो तो वो चीजें हमें ऑलरेडी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। और केसमेट के बाद अगली नेक्स्ट थिंग्स की हम बात करें वो होती है बुक। आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया, केसमेट पढ़ लिया, फिर भी कॉन्सेप्ट बहुत आपका क्लियर नहीं हुआ, तो बहुत ही एक अच्छे नॉलेज के लिए, और अभी इसके पे जो है हमारे कोर्स ने बताया आपको मूट कोर्ट के बारे में, और जो है इफ यू रीड
एनी जो है टॉपिक ऑफ किसी टॉपिक पे आप लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो आपको किसी भी टॉपिक की एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज आप कहाँ से गेन करते हैं, उसके लिए आपको बुक को रिफर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं अगर बात करूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक अच्छी बुक होती है वो 100 दोस्तों के बराबर होती है। तो बुक्स रीडिंग्स की हैबिट होनी चाहिए और हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए बुक रीड करना इज मैंडेटरी थिंग। अब हम जो कुछ जो है आपके सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड एक दो बुक बता देंगे जो हमें बताए गए थे हमारे टीचर्स के द्वारा और फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉक्स अबाउट जूरिस्प्रूडेंस। तो इसमें आपको बेयर एक्ट नहीं मिलती है क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ। तो ये जो है कोडिफाइड लॉ नहीं है तो इसका बेयर एक्ट नहीं है, बट केसमेट इज आल्सो अवेलेबल। केसमेट ये अवेलेबल होता है फैकल्टी ऑफ लॉ की तरफ से। और इसमें जो है आपको मैं जो है एक तो प्रांजपे, एनवी प्रांजपे की एक बुक है काफी अच्छी है, और बीडी महाजन, दो बुक्स है। आप वैसे मेनी बुक्स जो है इन आवर लाइब्रेरी और आप उसको रीड करके देखेंगे, बट जो है हमें रिकमेंड किया गया ये दो बुक जो है अच्छी हैं। नेक्स्ट थिंग्स वी आर टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो इसमें आपको बेयर एक्ट भी मिलेगा क्योंकि इट्स ए कोडिफाइड लॉ, और केसमेट भी मिलेगा, और आपको बुक्स भी मिलेंगी। मेनी बुक्स हैं, अवतार सिंह है और बहुत सारे हैं, तो आप उसमें से कोई भी जो है प्रिस्क्राइब जो है कर सकते हैं, बट अवतार सिंह इज द बेस्ट। अब हम आते हैं लॉ ऑफ टॉट पे। थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है वो लॉ ऑफ टॉट। तो लॉ ऑफ टॉट में जो है कई सारी बुकें हैं। ये भी कोडिफाइड लॉ नहीं है तो इसकी बेयर एक्ट नहीं है। तो इसमें रतनलाल धीरजलाल और आर के भांगिया पिल्लई, इस तीन बुकें हैं जो कि फैकल्टी ऑफ लॉ द्वारा हमें। एंड फोर्थ थिंग्स इज इंडियन पीनल कोड। इसमें आपके पास सब कुछ है, आप यू नो वेरी वेल अबाउट इंडियन पीनल कोड। तो रतनलाल धीरजलाल एक बुक, केडी गौर सेकेंड बुक, और पीएसए पिल्लई तीन बुक्स है। तीनों बुक्स जो है बहुत ही अच्छी हैं, आप कोई भी जो है ले सकते हैं इसमें से अपनी सुविधा के अनुसार। और फिर फाइव थिंग्स, लास्ट थिंग्स जो आती है वो होती है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आपको हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों के अलग अलग बेयर एक्ट्स हैं, और केसमेट एक ही होता है। और बुक भी जो आप लेंगे वो पारस दीवान, दिस इज अ वेरी बेस्ट बुक ऑफ फर्स्ट सेम। तो आपके ये हो गए। अब मैं नेक्स्ट चीज की जो बात करूंगा, हमारा जो स्टडी मेथड है, स्टडी मेथड हमारे कैंपस लॉ सेंटर का, वो कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2, वो ओवरऑल लॉ फैकल्टी का सबसे डिफरेंट चीजें आपको मिलती हैं, जो कि केस स्टडी मेथड है। केस स्टडी मेथड में जिसमें आपको टॉपिक से रिलेटेड केसेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। केसेस के माध्यम से आपको कोई भी टॉपिक वो समझाया जाता है। तो आपको ये चीजें कहीं पे नहीं मिलेंगी। ये ओनली ये सबसे जो है यूनिक थिंग्स है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और जिसके वजह से हमारे वहां से गुड लिटिगेंट्स तैयार होते हैं, अच्छे जजेस निकलते हैं, अच्छे जूरिस्ट निकलते हैं। तो ये रही। अब लास्ट थिंग्स जो है रिसर्च, मैं लीगल मैगजीन की बात करता हूँ कि हमारे कैंपस लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 3, ओवरऑल लॉ फैकल्टी को मिलाकर के 6 मैगजीन्स वो जो पब्लिश की जाती हैं। फर्स्ट मैगजीन है दिल्ली लॉ रिव्यू। ये मेनली पब्लिश की जाती है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स, एडवोकेट, जजेस, प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स आपके भी जो है उसमें आर्टिकल्स मेंशन होते हैं। इसमें मेनली 3 टाइप के जो आर्टिकल्स आपको पढ़ने के मिलते हैं, लॉन्ग आर्टिकल, एस्से, बुक रिव्यू और केस नोट। तो एक तो ये हो गया, ये इसमें जो है मतलब काफी अच्छी मैगजीन्स है आपके नॉलेज के लिए और सारी चीजों के लिए। और नेक्स्ट बात करें दिल्ली लॉ रिव्यू स्टूडेंट एडिशन। स्टूडेंट एडिशन में इसमें स्टूडेंट्स के भी ज्यादातर आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। थर्ड बात करें हम तो जनरल ऑफ लॉ टीचर ऑफ इंडिया, ये लॉ सेंटर 1 की तरफ से पब्लिश की जाती है। ये भी काफी अच्छी है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो एडवाइजरी बोर्ड में है। फोर थिंग्स, फोर जनरल ऑफ लॉ कैंपस लॉ सेंटर PLC,
ये कैंपस लॉ सेंटर के तरफ से पब्लिश की जाती है, और 5 जर्नल्स जो फैकल्टी ऑफ लॉ की तरफ से पब्लिश की जाती है वो नेशनल कैपिटल लॉ जर्नल, जो कि लॉ सेंटर 2 की तरफ से पब्लिश की जाती है। और लॉ सेंटर 2 ने अभी रिसेंट में एक और मैगजीन निकालना शुरू किया है 2018 से, डेली जर्नल ऑफ कंटेम्प्रेरी लॉ। तो ये सारे जर्नल्स है आपको साइट पे मिलेंगी और फैकल्टी ऑफ लॉ की वेबसाइट पे, और आप वहां से रीड कर सकते हैं। आपको केसमेट मिल जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म में। अब मैं सबसे लास्ट थिंग जो कि अभी सिद्धार्थ भैया ने बात करी, प्रोजेक्ट उत्थान। सबसे पहले हमारे सबके साथ जब हम खुद भी जो है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए, तो हमारे साथ ये थी कि हम इंटर्नशिप कहाँ पे करें, कैसे करें। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर, वी कॉन्ट सर्वाइव दिस प्रोफेशन। उसके लिए बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है। हम सभी जो है, जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आए हैं, कि आपको आते ही तुरंत ही फैकल्टी में एंट्री करते ही एक बहुत बड़े सोशल लीगल इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा रही है आपको। और मैं बेसिकली बताऊं, प्रोजेक्ट उत्थान जो है उसमें फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसकी जो ऑर्गेनाइजर में एबीवीपी है। और प्रोजेक्ट उत्थान इज अ सोशल इंटर्नशिप एंड लीगल एड, और जिसमें हम जो है अनएजुकेटेड, पुअर एंड जो है सोसाइटी के जो है डिफरेंट स्टेज में जो है वर्क करेंगे थ्रू लीगल प्रोस्पेक्टिव। इसमें हमने जो है, जो पहले इंटर्नशिप के लिए हमने इंटर्न्स की डिमांड करी है, वो मेनली 6 टाइप के इंटर्नशिप के फॉर्म हम आउट करेंगे जल्दी ही। और फर्स्ट टाइप को इंटर्न जो है, इंटर्न को कोऑर्डिनेटर। इंटर्न को कोऑर्डिनेटर इसका वर्क होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वर्क एनालिसिस, परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड वॉलंटियर्स की हमें जरूरत होगी, वो होगी लीगल रिसर्चर। लीगल रिसर्च के लिए हमें वॉलंटियर्स की नीड है, जिसका काम होगा कि डेवलपिंग रिसर्च एंड कंटेंट क्रिएशन, डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन बाय गाइडलाइन एंड मेनी थिंग्स, अवेयरनेस प्रोग्राम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सारी चीजें जो है हम आएंगे हमारे लीगल रिसर्च के अंतर्गत। थर्ड, जो हमें वॉलंटियर्स की थर्ड चीज के लिए जरूरत है, वो है कोलैबोरेट एंड आउटरीच। कोलैबोरेशन एंड आउटरीच के लिए जो आएंगी फील्ड, ये जो बेसिकली होगी वो फील्ड रिसर्च, नेटवर्किंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन, और सिविल सोसाइटीज में जाना, यूनिवर्सिटीज में जाना, उनसे एक जो है रिलेशन क्रिएट करना, पुलिस स्टेशन में जाना। तो ये बिल्कुल ही सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल नई सी होंगी, और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फोर्थ थिंग्स इज स्पॉन्सरशिप में आप जो है स्पॉन्सरशिप के लिए 2 टाइप के जो है स्पॉन्सरशिप होंगे, एक तो फाइनेंशियल, दूसरा मटेरियल। तो फाइनेंशियल और मटेरियल दोनों टाइप के स्पॉन्सरशिप जो है प्रोजेक्ट उत्थान में वॉलंटियर्स को करने होंगे। तो आपको लगता है कि आप गुड स्पॉन्सरशिप करवा सकते हो प्रोजेक्ट उत्थान के लिए, तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल आपका एबीवीपी फैकल्टी ऑफ लॉ प्रोजेक्ट उत्थान टीम आपका स्वागत करती है। एंड फिफ्थ थिंग इज, जो कि सबसे बड़ी चीज है, वो मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के लिए भी जो है हमें वॉलंटियर्स चाहिए। एंड सिक्स थिंग्स इज ग्राफिक्स एंड कंटेंट क्रिएशन। इसमें जो है ग्राफिक्स, कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग, फोटो वीडियो बैनर मेकिंग के लिए हम इसमें वॉलंटियर्स के लिए करेंगे। और तो फिर से अगेन मैं आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ में। थैंक यू। थैंक यू शिवम जी। मैं से पहले आपके बीच में एक परिचय रखना चाहूंगा। आप सक्षम परमार जी हैं। आप मूलतः चंडीगढ़ से हैं। आपने बीटेक पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। अभी वर्तमान में आप लॉ सेंटर 1 ईयर के स्टूडेंट हैं और आप प्रोजेक्ट उत्थान के लॉ फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं। अब मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में चंदन जी को बुलाना चाहूंगा, जो LC 1 के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं।
चंदन जी। हम ऑडिबल? हाँ चंदन, आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी एस्पिरेंट का। और आप कहूँगा एस्पिरेंट नहीं रह गए, आप फैकल्टी के मेंबर रह गए, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार में, जिसमें कि आप लोगों को एक ब्रीफ दिया जाएगा और दिया गया। और बहुत ही अच्छा सिद्धार्थ भैया ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ में, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली इस बड़े पैंडमिक के कारण सभी लोग फिजिकली क्लास नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ दिनों तक तो आपको ऑनलाइन ही क्लास करनी पड़ेगी। फिर भी जब खुलेगा तो आप लोग फिजिकल रूप में सारे कैंपस का एंजॉयमेंट लेंगे। तो आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच डिस्कस करना है, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ चंदन जी, आवाज आ रही है आपकी। ओके, तो फिर आज जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए मिला गया है उसमें ये है कि स्कॉलरशिप के बारे में क्या उसमें है कि स्कॉलरशिप मिलते हैं कि नहीं लॉ फैकल्टी में। तो इसको बहुत ही व्यवहारिक रूप में हम लोग रखेंगे। तो अपने लॉ फैकल्टी में 2-4 स्कॉलरशिप हैं जो विश्वविद्यालय से जो अपना लॉ कर रहा है उसको उसके लिए एलिजिबल रहता है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी लॉ यूनियन प्राइज, ये एक प्राइज है जो स्कॉलरशिप के रूप में प्राइज के रूप में ये मिलता है अगर उसमें आप भाग लेते हैं। फिर सुखदेव गिरधारी गौरव प्राइज भी है, क्योंकि इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जीतने के बाद उनको ये प्राइज मिलता है, मेडल भी मिलता है। उसके बाद प्रोफेसर पीजी कृष्णा मेमोरियल प्राइज भी है, जो कि आप लोग थोड़ा सा तेज बोलिए थोड़ा। अच्छा, आवाज थोड़ी कम आ रही है। 1 मिनट, ठीक है। अभी सही है? मैं ईयरफोन लगा रहा हूँ, 1 मिनट। हेलो, तो मैं कह रहा था कि ये 2-4 जो प्राइस है जो आप लोग लॉ करते समय ये आप लोग, और उसके बाद ये स्कॉलरशिप में नेशनल स्कॉलरशिप भी है अपने लॉ फैकल्टी में। और उसके बाद विजय कुमार चड्ढा के मेमोरियल स्कॉलरशिप भी आती है, जिसका आप लोग फॉर्म आएगा तो उसको फिलअप करिएगा। हम लोग जैसे ही ये फॉर्म आएगा आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म तो करते ही रहेंगे, बाकी हम लोग कनेक्टेड हैं। और सोहन लाल सेठी स्कॉलरशिप के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हर साल इस अपने कैंपस लॉ सेंटर से लेके LC1 LC2 सभी सेंटरों से बच्चे इसको फिलअप करते हैं और स्कॉलरशिप मिलती है इन लोगों को। मगर सबको नहीं मिलती, बट जो एलिजिबल होते हैं, जो कम्पीट करते हैं क्राइटेरिया को, उनको मिलती है। ये तो एक थियरी रूप में था, बट अब हम लोग आते हैं थोड़े व्यवहारिक रूप में। ये क्या वास्तव में अपनी लॉ फैकल्टी का जो एलुमनी की आज टॉपिक हमको दिया गया है, ये एलुमनी के बारे में बताओ। तो मैं तो कहूँ कि एलुमनी के बारे में तो इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा एलुमनी है अपने फैकल्टी ऑफ लॉ से कि पूरी इंडिया का एक मैप जो है तैयार हो जाएगा। आई थिंक आप चाहे लॉ के फील्ड में ले लो, पॉलिटिक्स के फील्ड में ले लो, तो हर एक फील्ड में, एग्जीक्यूटिव से लेके जुडिशरी, हर एक फील्ड में, हेलो, हर एक फील्ड में अपने लॉ फैकल्टी के लोग हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे 2-4 लोगों का आपके पास नाम मेंशन करना चाहूँगा कि अभी पिछली साल 2 लोगों की अपने सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ, उन 2 लोगों की अपॉइंटमेंट होने के बाद लाइव लॉ एक वेबसाइट है, उस पे आया कि हम अपने फैकल्टी ऑफ लॉ से 1/3 जो जजेस हैं वो फैकल्टी ऑफ लॉ से हैं। अभी जो रविंद्र भट्ट जी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के थे, राजस्थान साइड के। फिर हिरकेश रॉय जी थे,
ये भी केरला के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। बट ये भी जब आए तो ये सारे लोग जो है अपना लॉ फैकल्टी से ही पढ़े गए थे। और अभी भी करेंटली अभी 9 जो जजेस हैं वो हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ से ही बिलोंग करते हैं। तो हम लोग को एक प्राउड होता है कि भाई वो जब किसी से हम लोग बात करते हैं भाई क्या अपने फैकल्टी ऑफ लॉ की खासियत क्या है, तो तब आप कहते हैं कि हमारी फैकल्टी ऑफ लॉ की खासियत ये है कि जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जितने बड़े बड़े जजेस, जितने बड़े बड़े लॉयर हैं, उनमें से अधिकतम लोग अपने फैकल्टी ऑफ लॉ से, वो चाहे आप जजेस में आप DY चंद्रचूड़ का नाम ले लीजिए, चाहे संजय कौल जी का नाम ले लीजिए, नवीन सिन्हा जी को, चाहे रोहिंटन नारिमन जी का नाम ले लीजिए, जो कि अभी पिछले ही 2 दिन में मतलब कॉलेज ओपन थी तब नारिमन जब आए भी थे अपने कैंपस में, उनका लेक्चर भी हुआ, बहुत बढ़िया लेक्चर रहा। तो इंदु मल्होत्रा जी हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जज बने, तो वो भी अपने कैंपस जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उधर ही से। तो एक पूरा अपना प्रभुत्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरे हाई कोर्ट में दिखाई देता है कि हाँ भाई प्राउड है कि हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ से इतने लोग निकले हुए। अब आगे अब थोड़े हम लोग ना पॉलिटिक्स में भी देख ले, पॉलिटिक्स में भी कौन कौन लोग हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने अरुण जेटली जी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो अपने फैकल्टी ऑफ लॉ से। और उस समय जब ये जो फैकल्टी ऑफ लॉ में थे, फैकल्टी ऑफ लॉ में थे, तब ये वहाँ के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। तो अरुण जेटली जी अपने फैकल्टी से निकले और एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के रूप में भी इनको याद किया जाता है। फिर अजीत जोगी जी थे जो अब चलते हैं थोड़ा साउथ में है, वो छत्तीसगढ़ साइड। तो छत्तीसगढ़ के जो CM थे, फॉर्मर CM अजीत जोगी जी, वो भी अपने फैकल्टी ऑफ लॉ से ही है। अब थोड़े अश्वनी कुमार जो लॉ मिनिस्टर थे वो अभी अपने फैकल्टी से हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब हरियाणा में चलते हैं, सिद्धार्थ भैया का होम टाउन। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो CM हैं वो भी अपने फैकल्टी ऑफ लॉ से हैं। तो एक पूरे मैप में अगर आप जिस स्टेट में आप पॉइंट करोगे तो वहाँ का आई थिंक मैक्सिमम जो स्टेट हैं वहाँ के CM जो है मतलब जो फॉर्मर CM है वो अपने फैकल्टी ऑफ लॉ से किसी ना किसी रूप में जुड़े रहे हैं। फिर चाहे हम लोग अरुणाचल प्रदेश के CM जोरबम गुमलिन का नाम ले लें, वो भी अरुणाचल प्रदेश के CM थे और अपने फैकल्टी ऑफ लॉ से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी। बाकी कपिल सिब्बल जी भी हैं, वो भी अपने यहीं से हैं। और हम लोग उत्तर प्रदेश में चले तो मायावती जी जो हैं वो भी अपने फैकल्टी ऑफ लॉ से ही पास आउट है। और फिर अब मीरा कुमार पूर्व स्पीकर जो हैं वो भी अपने फैकल्टी ऑफ लॉ से ही है। तो एक पूरा का पूरा जो है हम लोगों का पॉलिटिक्स से लेके जुडिशरी से लेके हर एक फील्ड में अपना प्रभुत्व है। अब हम लोग जाके ये कह सकते हैं कि भाई हमारे कॉलेज से तो इतने लोग हैं, तो ऐसे ही होता था। और फिर अगर हम लोग कोई सिविल सर्विसेज की बात करें तो किरण बेदी जी हैं, किरण बेदी जी भी अपने फैकल्टी से ही है। और बहुत लोग जो हैं अपने फैकल्टी से ही बिलोंग करते हैं। बाकी मैं कंक्लूड करूंगा और ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा बहुत ब्रीफ में रख दूं कि अब आप लोगों का भी मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन क्लास होगा, तो उसमें बहुत सारे बढ़िया एक्सपीरियंस भी करेंगे आप लोग। और बहुत कभी कभी तो क्लास लेते हुए सो भी जाएंगे, बट ऐसे ही एंजॉय करना है, बढ़िया से करना है। कोई नहीं, धन्यवाद। मयूरेश जी आप कंटिन्यू करो। अब आप में कोई भी डाउट, कोई भी पूछना चाहते हो ऐसा करने के लिए आप अपने बीच में अंशुमन जी और चंदन जी को बुलाना चाहूंगा। आप को नरेट कर दो। अब जहाँ तक हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर दिए, बट अब इन टॉपिक्स को सुन के अगर आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुछ माइंड में आते हैं, लाइक कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया या कुछ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, कोई ऐसा मत पूछना कि अब 4th लिस्ट में एडमिशन नहीं लूंगा, तो उसका नहीं, बट ये जो हमने टॉपिक्स किए हैं इनसे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो
तो चैट बॉक्स में से पूछ सकते हो। और प्लीज डाउट्स ही पूछें, जो लोग काफी सारे मैसेजेस कर रहे हैं ऐसे करोगे तो दूसरों के डाउट्स उसमें ऊपर नीचे खो जाएंगे। हाँ, कैंपस अलॉटमेंट और जो है और क्लासेस, इसका भी हमारी डीन से बात हुई थी कल ही। कैंपस अलॉटमेंट 10th तक हो जाएगा और क्लासेस 15 तक शुरू हो जाएंगी। हमारी क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं, तो आप सबकी भी अब नेक्स्ट एक वीक के अंदर शुरू हो जाएंगे। हाँ, जज एडवोकेट जनरल है, ये आर्मी में जॉब होती है। लाइक आर्मी जैसे नॉर्मल लोगों के केसेस जो होते हैं वो चलते हैं नॉर्मल कोर्ट्स में, जो सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। बट जितने भी आर्मी पर्सनल्स होते हैं ना, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, या फिर आर्मी मिलिट्री हो, या कोस्ट गार्ड हो, इन सब के लिए अलग से कोर्ट्स होते हैं। तो कोर्ट मार्शल वर्ड सुना होगा काफी लोगों ने। तो उसमें जो प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं ना, वो नॉर्मल एडवोकेट्स नहीं लेते। उसके लिए एक डिफेंस का होता है पेपर, जज एडवोकेट जनरल इंटरव्यू होता है, उसमें LLB करके लोग क्वालिफाई करते हैं उसको। तो वो लोग प्रोसीडिंग्स करते हैं जज एडवोकेट जनरल की। तो मतलब जो आर्मी वाले जो भी कुछ काम करते हैं ना, लाइक अगर आप सबने रुस्तम मूवी देखी हो, तो उसमें जब उसका ट्रायल होने जाता है तो वहाँ पे पहले नेवी वाले पहुंचते हैं कि हम इसका ट्रायल हम अपने एंड पे कर लेंगे, कि हम यहाँ नहीं करना चाहते। बट वो कहता है, रुस्तम जो होता है, कि नहीं, मैं अपना ट्रायल चाहता हूँ कि इसी नॉर्मल कोर्ट में हो। तो वो जो जहाँ पे उसको ले जाना चाहते हैं ना, वो कोर्ट मार्शल होता है, वहाँ पे जज एडवोकेट जनरल का काम होता है। ठीक है, आंसर राइटिंग से रिलेटेड ये टॉपिक्स हमने पहले सोचा था, बट इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। हाँ, हेलो मयूरेश, आवाज आ रही है? हाँ हेलो मयूरेश, हाँ ठीक है। हाँ, आंसर राइटिंग का हाँ जो आवाज ये आ था, रही ये है। हमने टॉपिक पहले सोचा कि हम इसको कवर करें, बट अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि अभी तुम लोगों ने क्लासेस ही नहीं ली। तो अभी आंसर राइटिंग बताना एक तरह से बाउंसर जाएगा, बोलते हैं ना कि ऐसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो इसलिए उस टॉपिक को हमने अभी स्किप कर दिया। जब तुम लोग अभी पढ़ाई कर लो थोड़ा बहुत, 1-2 महीना, उसके बाद पेपर से पहले 1-2 महीना पहले हम लोग आंसर राइटिंग को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि वैसे एक ब्रीफ में आंसर राइटिंग क्या होती है कि हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं, अभी बताया जैसे शिवम ने, कि बेरेक्ट पढ़ते हैं, केसमेट पढ़ते हैं। तो हमें उन्हीं को कंपाइल करके आंसर में लिखना होता है। लाइक यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर मर्डर का सेक्शन पढ़ते हैं ना, तो मर्डर नहीं पूछते डायरेक्ट कि मर्डर को डिफाइन करो। वो प्रॉब्लम बेस्ड पूछेंगे कि ए ने बी का मतलब ऐसे उसको चाकू मार दिया, तो बाकी उसको फिर कोट करना होता है कि उसको क्या लाइबिलिटी बनेगी। तो वो अभी तुम लोग पहले थोड़ा पढ़ लो सेमेस्टर को, तब आंसर राइटिंग वाला एक्सपेक्ट को हम डील करेंगे। हॉस्टल लिस्ट का जैसा अनुराधा ने बताया कि ऑनलाइन हॉस्टल्स मिलते हैं। अभी ऑनलाइन रहेगा, अभी हॉस्टल मिल नहीं रहे हैं, अभी बस वो सेकंड और थर्ड ईयर को अलॉट हुए हैं। फर्स्ट ईयर के लिए अभी प्रोसीजर ओपन ही नहीं हुआ है, तो उसका भी डाउट मत करो। जैसे ही ओपन होगा हम लोग शेयर करेंगे सबके साथ। और काफी सारे लोग भी हैं जो हॉस्टल में हैं अभी करेंटली, तो उनके भी नंबर्स हम शेयर कर देंगे जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ना, ईडब्ल्यूएस और हॉस्टल में 2 ही तरह का डिवीजन होता है बस। एक जनरल होता है, उसमें जनरल, OBC और ईडब्ल्यूएस आ जाते हैं, और एक SC ST के लिए होता है। तो बाकी ऐसे 2 ही कैटेगरीज हॉस्टल के लिए क्वालिफाई होती हैं, SC ST एक साथ और जनरल, EWS, OBC एक साथ। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम्स अप्रैल में होंगे। डॉक्यूमेंट्स करने के लिए भी उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं काफी बच्चों के, और ये मेरे ख्याल से टॉपिक से रिलेटेड डाउट नहीं है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट का एक्सटेंड का दे देंगे। OBC के लिए नहीं है हॉस्टल कोई। इन जो अभी हमने 11 टॉपिक्स कवर करे हैं, अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो तो वो प्लीज चैट बॉक्स में से पूछें। ABP ज्वाइन हो जाएगा। अब आप लोग एक तरह से सब मेंबर हो, जो भी काम में हमारे साथ हेल्प करनी है, जो भी हमारा इनिशिएटिव है उसमें पार्ट बनना है, तो वो सबके लिए ओपन फॉर ऑल है। ऐसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई ऐसे फॉर्म नहीं भरवाया जाता कि इसको फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। सब ओपन टू ऑल होता है, कभी भी कोई भी जुड़ सकता है। 1 साल का कोर्स अप्रैल तक नहीं होगा। अप्रैल में फर्स्ट सेमेस्टर्स के एग्जाम होंगे, और उसके बाद से फिर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स अगस्त तक होके, और सितंबर से फिर से तुम्हारा सेकंड ईयर रेगुलर सबके साथ शुरू हो जाएगा ना। बस 1 सेम का एग्जाम अप्रैल में होगा, सेकंड सेम का एग्जाम अगस्त में होगा। एक क्वेश्चन ये है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर के लिए? हाँ, बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मोटा मोटा तो सिलेबस जो केसमेट के स्टार्टिंग के 4 पेजेस में सिलेबस मेंशन होता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से सेक्शंस और कौन कौन से केसेस पढ़ने हैं। तो उन पे बेस्ड ही आते हैं प्रॉब्लम बेसिस। तो हर एक एग्जाम का पैटर्न हो ही जाता है कि वो हर 2-3 साल बाद रिपीट ही होगा, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा वो फैक्ट्स को चेंज कर देंगे, बट क्वेश्चन वो रिपीट हो जाते हैं, तो वो हेल्पफुल है। लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि वो हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि वो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, लेकिन वो पूछना ये चाहता है कि हिंदी और इंग्लिश में क्या वो किसी भी एक से कर। हाँ देखो, इसका ये है कि जो रूल है LLB का, वो प्रॉपरली मेंशन्ड है कि पढ़ाई इंग्लिश में होगी,
है ना, कि मतलब जो टीचर्स होंगे वो आके क्लासेस में लेक्चर इंग्लिश में ही देंगे, बट वो ऐसा जनरली फॉलो नहीं होता, वो मिक्स लैंग्वेज में भी देते हैं। काफी लोग इंग्लिश में ही देते हैं प्योर, कुछ लोग मिक्स में देते हैं, बट हाँ हिंदी में तो कोई नहीं देता। और दूसरी बात, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है ना, तो वहां पे बच्चे को ऑप्शन मिलता है कि या तो वो अपने 5 पेपर हिंदी में लिखे या वो 5 पेपर इंग्लिश में लिखे। तो वो पढ़ाते तो हिंदी में नहीं है, बट आंसर लिखने का ऑप्शन हिंदी में देते हैं। शैलेंद्र भैया, हाँ महेश कौन? बताओ। हाँ महेश, क्वेश्चन क्या था? ताकि जो भी हम्म। हाँ वो नाम तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप फैकल्टी ऑफ लॉ की वेबसाइट पे विजिट करना शुरू कर दो। हाँ, जो भी देखो लीगल है ना, उनके क्राइटेरियाज हैं कि वो 5000 वर्ड्स का होना चाहिए, उसका क्वालिटी होनी चाहिए। तो एक मैगजीन है जो जनरली वो टीचर्स को ही मोस्टली उसमें पब्लिश होता है, उसके नाम उसमें स्टूडेंट्स का नहीं होता, बट एक स्टूडेंट, हाँ वो नेम का मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है महेश। ठीक है। हाँ, जो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है आप फैकल्टी ऑफ लॉ वेबसाइट को विजिट करना स्टार्ट कर दो, वहाँ पे आपको केसमेट्स के प्रिंट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सोसाइटीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सब चीज मिलेगी। और वहाँ पे नोटिस भी रेगुलर, अभी तुम्हारा अलॉटमेंट भी वहीं पे पब्लिश होगा, वो ड्यू की वेबसाइट पे नहीं आएगा, साथ ही टाइम टेबल भी वहीं पे पब्लिश होगा। सेंटर किस बेसिस पे अलॉट होते हैं, ये क्वेश्चन अभी इसके अंदर का नहीं है जो हमने आज डील करा है, बट ब्रीफ में बताता हूँ कि वो मार्क्स और प्रेफरेंस इन दो के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। ऑफलाइन क्लासेस का कोई अभी आइडिया नहीं है, बट एक रफली मार्च मतलब अप्रैल से पहले तो अब नहीं समझेंगे, अगर अभी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई तो पेपर भी ओबीई में ऑनलाइन होगा। सेंटर चेंज नहीं होता, और ये टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। टीचर स्पीडी नहीं करवाएंगे, वो नॉर्मली पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, 4 महीने में हो जाता है वैसे भी। जब फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ते हैं तो 2-3 महीने में ही अच्छे से पढ़ाते हैं, और बाकी सीनियर्स हेल्प करेंगे और बुक्स से हो जाएगा। वैसे लेंथी थोड़ा सा तो आप सबको सफर करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल बंद रहा है, बीच में गैप्स नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, बट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। शैलेंद्र एक क्वेश्चन। हाँ, बुक्स के नाम बता दिए गए एक बार मैं। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। ठीक है, बुक्स के नाम एक बार मैं दोबारा से कंपाइल कर देता हूँ। जूरिस्प्रूडेंस के लिए परांजपे है, ये ले सकते हो आप लोग, ठीक है, या फिर वीडी महाजन है, इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। आईपीसी के लिए इंडियन पीनल कोड, पीएसए पिल्लई, केडी गौर, इसमें से किसी एक को रेफर कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट की स्टैंडर्ड बुक अवतार सिंह मानी जाती है ना, वैसे उसमें बांग्या की भी आती है, बट अवतार सिंह स्टैंडर्ड है। टॉट्स के लिए, लॉ ऑफ टॉट्स के लिए आर के बांग्या, बहुत अच्छी लैंग्वेज है उसकी, और उसमें समरी और बहुत अच्छे वे में दिया हुआ है। और लास्ट फैमिली लॉ है तो पारस दीवान ले सकते हो या मुल्ला ले सकते हो। और एक और चीज कि जब बुक देखते हो ना, वो बहुत मोटी मोटी दिखती है यार, जो 1000 पेजेस की, तो वो इतना नहीं पढ़ना होता हमें। जो हमारा केसमेट है ना, उसमें सेक्शंस कोटेड है कि इस टॉपिक के ये सेक्शन, इस टॉपिक के ये क्वेश्चन, तो हमें बुक्स में बस उन सेक्शंस के एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन पढ़नी होती है। तो ऐसा मत डरना कि वो 2000 पेजेस के है तो 2000 पेजेस पढ़ने हैं ऐसे बुक के। बस जो हमारा केसमेट के जो टॉपिक्स हैं और जो केसेस हैं, उनको उसी बुक से एक्सप्लेन में और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना होता है, ठीक है। पूरी बुक कभी सिलेबस के लिए नहीं पढ़नी होती, हाँ, बट जुडिशरी में ज्यादा चीजें आती हैं, वो आगे पढ़नी पड़ सकती है, बट ऐसे सिलेबस के लिए वो पूरी उतनी मोटी बुक नहीं पढ़नी होती, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मतलब आई थिंक और भी ज्यादा डाउट्स नहीं है, तो इसको एंड करते हैं। अगर एक आधा क्वेश्चन और किसी का ऐसे आता है तो, और बुक्स को हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। अभी अभी इसके बाद ना हम लोग बुक्स के नाम ग्रुप में फिर से शेयर कर देंगे, जो हमने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। लाइब्रेरी अभी ओपन नहीं है ना, ई रिसोर्सेज अभी वो नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, बाद में वो लोग ईमेल आईडीज इन सबका एक्सेस देंगे, तब ई रिसोर्स को एक्सेस कर पाओगे, बट अभी जनरली टाइम लगेगा उसके लिए। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं? दुकीज जो होती है ना, ये कंपाइल होता है, वो मतलब ये समझ लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, कि एग्जाम में जो लिखना है वो वैसा वो टॉपिक है जिसमें वो लोग दिया होता है, उसमें केसेस, ठीक है। जो कोई किसी ग्रुप में नहीं ऐड होना चाह रहा ना, ये चंदन ने हाँ नंबर शेयर कर दिया 8090409025, इस पे व्हाट्सएप कर दो, चंदन का नंबर है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ
8090409025। ठीक है, 80 90 40 90 25। इस पे व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ओके, है ना। मैगजीन अभी हम एक लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक मैगजीन। तो उसमें हम लोग ऐसे आर्टिकल्स लेंगे बच्चों की, जो रिसेंट जजमेंट्स आएंगे उस पर हम दोनों व्यूज लेंगे, उसके सपोर्ट में भी और अगेंस्ट में भी, लॉ पॉइंट्स के हिसाब से। एक हम उसमें सेक्शन रखेंगे कि जितने लॉज हमें डेली अफेक्ट करते हैं, लाइक FIR या ये सब, तो उस पर हम बच्चों से ही लिखवाएंगे आर्टिकल्स, उसको सिंपल लैंग्वेज में। और भी ऐसे टॉपिक्स जो सोशियो लीगल इशूज होंगे, तो वो हम अपना एक ऐसे मैगजीन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें सबके लिए ओपन टू ऑल होगा, पब्लिश करोगे। खुद भी रिव्यू हम लोग स्टूडेंट्स ऐसे सीनियर LLM वाले सब लोग रिव्यू करके उसको मंथली पब्लिश करा करेंगे। और अभी जल्दी ना आप लोगों को मंथ एंड में एक आर्टिकल राइटिंग या लीगल रिसर्च कैसे करते हैं उस पर भी एक सेशन रखेंगे बाद में। ठीक है, अलॉटमेंट इस वीक तक हो जाएगी, क्लासेस 15 तक शुरू हो जाएंगी। ओके, आई थिंक अब हो गया सारा कुछ, तो थैंक यू सभी को। चंदन एक बार लास्ट फिर से अपना नंबर डाल देना। और अब कोई इशू नहीं, थैंक यू मत बोलो, चंदन अपना नंबर डाल देना, वो फिर कई लोगों से मिस हो जाएगा, तो इसलिए कोई थैंक यू मत लिखो। बहुत अच्छा लगा, सब आए, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन करा, और आई होप कि हमने भी आप सबको काफी अच्छे से ब्रीफ कर दिया होगा। बट अभी भी कोई डाउट्स होंगे तो जो ग्रुप्स में सारे एडमिन्स 2nd 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे कुछ भी कभी भी पूछ सकते हो। बस थोड़ा रात 10 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले ऐसे कॉल मैसेजेस मत करना थोड़ा सा। ये चंदन का नंबर आ गया, इसके बाद कोई थैंक यू मत लिखना, जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू एवरीवन, अभी लीव कर सकते हो अब, जिसको लीव करना है। प्लीज ये थैंक यू मैसेजेस टाइप मत करो, क्योंकि ये चंदन का नंबर फिर ऊपर चला जाएगा, वो काफी लोगों को दिखेगा नहीं। तो ये थैंक यू मैसेजेस हमने मार्किंग स्कीम पहले यार क्लासेस तो शुरू हो जाते हैं, उसके लिए अलग से एक सेशन कर लेंगे। इसीलिए नहीं करा आज आंसर राइटिंग डिस्कस, क्योंकि अभी आंसर जाएगी वो चीज, तुम्हें पता ही नहीं है। जब तुमने ना बेरक पढ़ा ना केसमेंट पढ़ा, तो कैसे आंसर राइटिंग समझोगे, तो वो बाद में बता देंगे। ठीक है, अब ये फोन नंबर अगर नोट करना हो कर लो, और अब लीव कर सकते हो जिसको लीव करना है। मतलब हो गया सेशन ऐसे एंड, हमारी साइड से, आप लोगों की साइड से भी होगा, तो एंड कर सकते हो इसको। दिल्ली आना यार मर्जी।